हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड में दिए गए पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया का अध्ययन करेंगे। यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। यह एक गद्य विधा है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करते हैं। जब हम वह कैसे तैयार की जाती है, किस तरह से और किस घटित घटना पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसको ही हम रिपोर्ट या रिपोर्टाज कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि रिपोर्ट साहित्य रूप में लिखा जाए, वही रिपोर्टाज कहलाता है। यह एक प्रकार का रिपोर्ट होता है। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। इस पाठ की लेखिका द्विवेदी युग की लेखिका हैं, जिनका नाम है चपला देवी। चपला देवी जी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान बहुत सारे पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उसमें से ही एक लेखिका चपला देवी भी रहीं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थीं, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। जानते हैं कि पाठ में और क्या क्या बताया गया है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। यह घटना उस समय की है जब 1857 ईस्वी में सबसे पहला क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था। यह रानी लक्ष्मीबाई के समय की बात है। धुंधुपंत नाना साहब ने कानपुर में अपने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों पर हमला किया। बहुत से अंग्रेज़ मारे गए। बदले में अंग्रेज़ों ने बहुत से भारतीयों को मार दिया, क्योंकि ये जो हमला था यह असफल था और इस प्रकार से बहुत से भारतीय वहाँ से भाग गए। तो अंग्रेज़ सिपाही नाना साहब को पकड़ने के लिए बिठूर रवाना हो गए। बिठूर पहुंचकर जब उन्होंने देखा तो नाना साहब वहाँ से भाग गए थे, लेकिन जाते जाते वह अपनी बेटी मैना को साथ ले जाना भूल गए। मैना साहसी, निडर, आत्मविश्वासी, अपने देश के लिए मर मिटने वाली लड़की थी। किसी भी परिस्थिति का सामना वह डटकर करती थी। अब जब महल को चारों तरफ से घेर लिया गया था, तो जब वहाँ अंग्रेज़ आए तो उन्होंने उस महल को लूट लिया। हालांकि वहाँ पे बहुत सारा सामान तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला उन्होंने उसे लूट लिया। उसके बाद महल को तोपों से उड़ाने की बात की गई। उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका मैना खड़ी थी। उसे देखकर अंग्रेज़ सेनापति को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। शायद वह कहीं छुप गई थी। लेकिन जब महल को उड़ाने की बात की गई तो वह सामने आकर के खड़ी हो गई, क्योंकि वह छोटी बालिका उस राजमहल को बचाना चाहती थी, क्योंकि राजमहल से उसे बहुत लगाव था। उसका पूरा बचपन वहाँ पर गुजरा था। अब मैना ने बहुत सारे तर्क दिए। जो अंग्रेज़ सेनापति हे थे, सर टॉमस हे, उसे बहुत सारे तर्क दिए कि इस महल ने आपका क्या बिगाड़ा है, यह तो निर्जीव है। मैना ने सेनापति से कहा कि क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तो बालिका मैना ने कहा, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति,
यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। तब बालिका बोलती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। पर वह नहीं माने, क्योंकि नाना साहब एक तो उनके अपराधी थे, वह भाग गए थे, उनके हाथ नहीं आए, और ऊपर से यह लड़की उन्हें महल को उड़ाने से मना कर रही है। बालिका ने बहुत देर तक उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। कुछ देर बाद बालिका ने कहा कि मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरी बचपन की सहेली मैरी के पिता हैं। हालांकि मैरी उस समय मर चुकी थी। बालिका ने उन्हें याद दिलाया और कुछ क्षणों के बाद उन्हें याद आ गया। तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना, तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। बालिका के बहुत आग्रह करने पर हे के मन में दया के भाव उत्पन्न होने लगे, लेकिन हे ने कहा, मैं अंग्रेज़ी मुलाजिम हूँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन मैना कोशिश करती रही हे को मनाने की। जब हे के मन में दया के भाव आए तो हे ने कहा कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने से बड़े अफसर आउट्रम से बात करके। ऐसा उसने आश्वासन दिया, दिलासा दिया। जनरल आउट्रम से बात की गई और आउट्रम ने आकर लॉर्ड कैनन से बात की। अब लॉर्ड कैनन का जवाब वही था जिसका डर था, क्योंकि अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा था। एक तो वो नाना साहब को नहीं पकड़ पाए थे और ऊपर से महल को बचाने की सिफारिश, उन्हें महल को उड़ाने का आदेश मिला। तो आउट्रम ने महल उड़ाने की पूरी तैयारी की। उसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज़ सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य था कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। महल को तोपों से आग लगा दी गई, उसे उड़ा दिया गया और आधी रात को वहाँ पर किसी बच्चे लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वहाँ जाकर देखा तो मैना उस टूटे फूटे महल की राख पर बैठी रो रही थी। मैना बहुत रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। मैना को पकड़ने का आदेश दिया गया, उसे बंदी बना लिया गया। मैना आउट्रम के सामने बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। उसने कहा कि मुझे अंतिम बार यहाँ पर बैठ कर के रोने दिया जाए। यह उसकी अंतिम इच्छा थी, लेकिन आउट्रम कहाँ मानने वाला था। उसे डर था कि मैना फिर से कहीं भाग न जाए। आउट्रम को डर था कि कहीं वह भाग गई तो उसके लिए उसे सज़ा ना हो जाए, इस लापरवाही के लिए उसे अंग्रेज़ सरकार सज़ा ना दे दे। आउट्रम को अपनी चिंता थी, इसलिए उसने मैना की आखिरी इच्छा को पूरी नहीं होने दिया और उसे बंदी बना लिया गया। 6 सितंबर को लंदन की टाइम्स अखबार में एक लेख छपा। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज़ी जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज़ नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉम थे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र
कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हेग का प्रेमालाप हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। अब मृत्युदंड दिया जाना था मैना को। हे बहुत दुखी होकर के वहाँ से चले गए। उसी समय सितंबर महीने में महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटणीस की एक लोकल अखबार थी बाखर, उसमें एक लेख छपा, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। उस समय जब मैना को धधकती आग में झोंक दिया गया तब वह उस आग पर बैठी हुई एक देवी के समान प्रतीत हो रही थी, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। अपने देश के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने उस बालिका को देवी समझकर प्रणाम किया। तो यह था हमारा आज का पाठ, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। स्टूडेंट्स, आप इस पाठ का पुनः अध्ययन करें। आज का होमवर्क है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।